द क्रिटिकल पैट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ पहली दफ़ा शरीक गुफ्तगू हो रहे हैं महेश दत्त साहब, और इस वक्त वो नैनीताल में हैं। आपका बहुत तजुर्बा है पाकिस्तान का, अब 2008 से पाकिस्तान को फॉलो करते आ रहे हैं, बहुत से जर्नलिस्ट्स को आप जानते हैं। तो पाकिस्तान का जो डोमिनेंट नैरेटिव है, उसमें क्या आपको कमजोरियां या खामियां नजर आती हैं? व्हाट फॉल्ट्स एंड फ्लॉज डज इट हैव? और इसके साथ ही मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, अभी आपकी एक किताब आई है, पेट्रो फेथ ऑयल इस्लाम एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सेक्रेड लैंड। आई होप इट विल बी वेल रिसीव्ड। तो थैंक यू सर, नैरेटिव थैंक यू। के हवाले से हम, हाँ, लेट्स कम बैक टू द नैरेटिव। तो क्या है नैरेटिव में खराबी आपके ख्याल में पाकिस्तान की? शकील भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मदद किया। लेकिन जो मुझे खराबी नज़र आती है पाकिस्तान के, प्रॉब्लम जहाँ नज़र आती है, वो मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि एक वक्त था जब मैं पाकिस्तान आया था और पाकिस्तान के स्कूल्स में मैंने वर्कशॉप्स करवाई थी क्रिएटिव राइटिंग की। कुछ प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं, नाम ज़रूरी नहीं है, आप जानते हैं। लेकिन मैंने नोटिस ये किया और मेरी उम्मीद उस समय पर ये थी कि हम एक डायलॉग को जारी रखें, जो कि आपके प्रोग्राम की भी एफर्ट हमेशा होती है कि एक क्रिएट एक पॉजिटिव किस्म का, कंक्रीट किस्म का डायलॉग चलता रहे दोनों तरफ से। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग भारत में उस समय चाहते भी थे कि चीज़ें हमारी चीज़ें बेहतर हो जाए, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो भी पास्ट हमारा रहा है, एक गिवन पास्ट है, वो तो सब जानते ही हैं, उसका क्या कहना। और आइडिया मेरा ये था कि मैं यंगस्टर्स के साथ जुड़ूं, यंगस्टर्स के साथ में एक नई पीढ़ी जो हमारे पीछे आ रही है, हम लोग तो अपनी उम्रें निकाल चुके, कि वो आए और वो नई तरह से चीज़ों को देखना शुरू करें। मैंने नोटिस क्या किया उसके बाद में, स्पेशली जो आपका जर्नलिस्टिक सर्कल है, हेजिटेशन देखा मैंने वहाँ पर। मैंने ये देखा कि जब आपका जर्नलिस्टिक सर्कल मुझसे बात कर रहा था तो बहुत खुलकर बात कर रहा था। आई मस्ट से मैं बड़ा इंप्रेस हुआ था जब आपके जर्नलिस्टों से मिला था पाकिस्तान में। अमेजिंग पीपल, पर्सनल लेवल पे दे वर ऑल्सो गुड, अमेजिंग पीपल। मैं आपके नाम लेना शायद ठीक ना हो, लेकिन आपके यहाँ के एक CSS के टॉपर भी हैं जो कि वहाँ पे एक सीनियर पोस्ट पे हैं इस समय, और तब भी थे। तो उनसे भी मेरी कई मुलाकातें रही और बड़ी खूबसूरत मुलाकातें रही। मैं आई लिटरली मिस हिम। बट मैंने ये भी नोटिस किया कि उन तमाम मुलाकातों के बाद में आखिर में उन्होंने मुझे ये भी कहा, जो मैं अब कर रहा हूँ, कि मेरा नाम कहीं मत लीजिएगा, प्रॉब्लम होगी। तो अच्छा। ऐसे 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 भी घटनाएं हुई हैं। प्लीज इज वेरी वेल कनेक्टेड एंड वेरी वेल ट्रैवल्ड, एंड आई वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड। पाकिस्तान में अगर एक आदमी ने मुझे हैरान किया तो वो इस CSS टॉपर ने किया था। ही वॉज सो वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट इंडिया एंड सो वेल इन्फॉर्म्ड इन रियल टर्म्स। अफवाहों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एंड आप यकीन मानिए शकील भाई, मैं ये सोचता था कि अगर इस किस्म के लोग कहीं पावरफुल पोजीशन में आ जाएं तो शायद कोई देर लगेगी कि नहीं रिलेशंस को ठीक होने में, चीजों को ठीक होने में, क्योंकि ही वाज वेल अवेयर, सो वेल अवेयर कि जो आपके यहाँ मेन स्ट्रीम में बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़ में ये हो रहा है, रायपुर में हो रहा है, मणिपुर में ये हो रहा है, पर जो आसाम में हो रहा है, बस जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में आग लगी हुई। He knew exactly what was going on and where problems are and where there is none. So I was completely surprised. But and that's a good one, the surprise. But realize मैंने ये किया कि जब भी लोग फिर मेन स्ट्रीम पर आते हैं, जो लोग, उनका नैरेटिव बदलता रहता है टाइम एंड अगेन। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर 2008 के नैरेटिव आप देखिए, 2008 से शुरू हो जाए, अगर हम नजीम सेठी की बात करते हैं, वो आपस की बात किया करते थे मनी फारूक के साथ उस समय पर जियो में। आप देखिए क्या वो एस्टेब्लिशमेंट ऑलमोस्ट नजर आते थे और भारत का गुणगान करते हुए नजर आते थे, आपको अप्रिशिएट करते नजर आते थे। इनफैक्ट सो मच सो कि आप 2014 में जब मोदी पावर में आए हैं, ट्रांजिशन हुआ भारत में, आप उस समय के उनके प्रोग्राम देख लीजिए। उस समय तक वो जियो में ही थे, दोनों के दोनों, मनी फारूक भी वहीं थे। आप उस समय के प्रोग्राम देखेंगे, आप पाएंगे कि वो ऐसा लग रहा है जैसे कि इंडिया का नैरेटिव वहां बयान कर रहे हो कि भाई ये तो बिजनेस मैन जो है उन्होंने प्रमोट किया है मोदी को, ही इज कमिंग विद अ बिजनेस एजेंडा, उनका कमर्शियल एजेंडा है। और ये तो, और आज आप देखिए मुसलमानों को मारा जा रहा है, ये हो रहा है, ये तो आया ही रिलीजन की पॉलिटिक्स करने के लिए, ये रिलीजन की पॉलिटिक्स करता हुआ ही है। मतलब 2014 की सारी बातें भूल गए। एंड देन आप जरा देखिए, अभी रिसेंटली कुछ बातें हुई वीजा वगैरह को लेकर, तो ही वाज
टॉकिंग इन हिज करंट प्रोग्राम, आई थिंक आजकल तो उनका चैनल बदला हुआ है, तो वो वहां पर वो बता रहे थे कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों में मेरा वीजा होना, जस्ट इमेजिन कीजिए, मेरा वीजा होना इज द पैरामीटर। ये पैरामीटर है कि जब तक मेरा वीजा नहीं होता है इसका मतलब रिलेशन ठीक नहीं हो सकते हैं। I just don't know. I mean, you know, the man is well informed. He's very well read, very well informed, and I have regards for him. My only problem is, how do you change like this? You know, ये इतना टर्न ओवर कैसे हो जाता है आपका? You know, बिल्कुल ही टर्न आउट हो गया। इसी तरह से आप ये देखिए कि मेरी जो पहली किसी पाकिस्तानी से इंटरेक्शन हुआ था वो थे मेरे बहुत प्यारे दोस्त भाई की तरह से हैं, फवाद चौधरी, जो पीटीआई वाले हैं। एंड उनसे जब मेरी पहली बार मैं देखा तो वो एक उन उसमें होते थे, क्या कहते हैं, पीपीपी में, पीपल्स पार्टी में हो करते थे, और एक टीवी शो में बैठे वो जैद हामिद की खाट खड़ी कर रहे थे, लिटरली खाट खड़ी कर रहे थे। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, यार पाकिस्तान में ऐसे लोग भी होते हैं, गजब है। तो मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ फेसबुक के जरिए और हमारी बीच बात हुई, साहब नंबर एक्सचेंज हुए, बड़ी खूबसूरत बातें हुई, सब कुछ हुआ। आप देखिए वही आदमी बाद में इंडिया को इंडिया लिख रहा था जब मिनिस्टर था, और मैं इतना डिस्टर्ब हुआ, मैंने कहा फवाद भाई मैं तुम्हारी इतनी तारीफ करता हूँ, I called him, I was so disturbed that I called him and the man was gracious enough, being a minister he picked up my call and मैंने उनसे कहा, मैंने कहा फवाद भाई क्या कर रहे हो, मतलब मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ आपको इतना, और आपकी इतनी इज्जत है और आप इस तरह कर रहे हैं, यार तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मोदी से है। अब ये क्या बात है, मेरी कंट्री की मेजोरिटी जिसको प्राइम मिनिस्टर बना रही है, आप उसको बुरा बताने के आ जाए, मैं उसको कैसे अंडरस्टैंड करूं आपकी बात को? भाई इस 14 का जो उनका मैंडेट था वो भयानक था। सो ये अब देखिए उनका नेगेटिव आज कहां से कहां पहुंचा हुआ। वही लोग हैं जो बाद में उनको गालियां देने लग गए। मुनीर फारूक साहब निहायती मतलब भाइयों वाले हमारे रिलेशन है, अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के बाद में सुर बदले हुए, न जाने क्या बोले जा रहे हैं। अब ऐसे लोगों को मैं खाली ये कहता हूं कि ज्यादा मत करो भाई, रफाल सारे गिर गए। मगर आप जरा जाकर पिछले हफ्ते जो डिफेंस वीकली आई है, जो कि इंग्लैंड से पब्लिश होती है, डिफेंस के मामलों की बहुत बड़ी मैगजीन है, जरा देख लो वो क्या कह रही है सारे ऑपरेशन के बारे में, कि पाकिस्तानी गलत कह रहे हैं, एक भी रफाल नहीं गिरा। मगर हम रोज सुने जा रहे हैं। आप जरा देखिए ट्रंप की बातों को देख लीजिए, क्या ट्रंप ने कहीं भी ये कहा कि हिंदुस्तान के जहाज गिरे? वो कहे इतने जहाज गिरे, किसके गिरे वो बोलता ही नहीं, और वो एज्यूम कर लेते हैं पाकिस्तान, दिस इज पार्ट ऑफ नैरेटिव, वो एज्यूम कर लेते हैं कि हमने गिराए उनके गिरे। तो समडे इमेजिन कीजिए कि जब जो लोग वर्ड्स के खेल खेल रहे हैं, नैरेटिव के खेल खेल रहे हैं, जब वो बैकफायर करेगा तो आप पर ही आएगा ना। वेयर विल यू स्टैंड देन? भाई मुताला पाकिस्तान से लेकर और अब तक जो आप स्टडी करवाते रहे हैं लोगों को, रजा रूमी जैसे लोगों से पूछे ना कि जब वो यहाँ से बाहर निकले पहली बार तो उनको पता लगा कि अरे यार हम हारे थे 65 में, पता ही नहीं था। ओके ये बात, सो आई मीन यू नो, ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है उसको तो आप पाएंगे ना कि कॉन्स्टेंटली ये चेंज होता रहा है। आज भी जो लोग आज से 10 साल पहले कुछ बोल रहे थे, आज उससे बिल्कुल दूसरी भाषा बोल रहे हैं। और मेरा तो डिसअपॉइंटमेंट ये है कि मेरे जो सबसे करीबी दोस्त हैं पाकिस्तान में, जो पत्रकारिता में, जो जर्नलिज्म में रहे हैं, वो जो लैंग्वेज बोला करते थे ऑपरेशन सिंदूर से पहले, आज बिल्कुल बदली हुई है। नतीजन ये है कि फाइनली मुझे भी बैकफुट पे जाना है, और बैकफुट पे जाना पड़ा है, बिकॉज मुझे नहीं लगता, मैं आपसे बताऊं शकील भाई, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई एम सीकिंग योर गाइडेंस। मुझे एक जमाने में लगता था कि रिश्ते ठीक हो सकते हैं, चीजें बेहतर हो सकती हैं, नैरेटिव की प्रॉब्लम्स जो हैं उनको भी दूर किया जा सकता है, बट मुझे न जाने क्यों लगता है इसकी शुरुआत शायद मुंबई से हुई थी, और मुंबई के बाद भी आप देखिए कि मोदी जी तो फिर भी घूम आए वहां पर। और आपने पिछले दिनों हमारे बहुत प्यारे दोस्त, निहायती शरीफ आदमी पाकिस्तान से और बहुत बड़े स्कॉलर हैं वहाँ के, कमर सीमा साहब, आप पीछे उनके साथ एक शो कर रहे थे, मैंने प्रोग्राम देखा था। इनफैक्ट मैं आप दोनों के प्रोग्राम्स को अक्सर देखता हूँ, अब से थोड़ी देर पहले ही आपका प्रोग्राम देखा है जिसमें आपने बड़ी खूबसूरत बातें की। सो यू नो, मैं सीरियसली आपको बताऊं कि
वो किस तरह से अपने नैरेटिव को टाइम एंड अगेन एक ही प्रोग्राम के अंदर बदल जाते हैं। मैं इसके आपको एक नहीं बीसियों एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि वो प्रोग्राम के शुरू में कोई और बात कर रहे होते हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट बात प्रोग्राम के आखिरी तरफ कर रहे होते हैं, एक ही नैरेटिव में वो चेंजेस ले आते हैं। तो आप मुझे बताइए, और ये वो लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं जानता, उनकी पीएचडी की थीसिस कोई नहीं जानता, उनकी यूनिवर्सिटी को फोन करो तो वो कहते हैं नहीं वो तो जी वो पब्लिक के लिए नहीं है, बताने के लिए। ये क्या आई बात डोंट है? नो, आई डोंट नो। अच्छा, आप सुनिए, आप जरा सोचें कि एक उन्होंने पीछे बहुत पब्लिसाइज किया अपने पेपर को अपने ही प्रोग्राम के जरिए, ओपनिंग द विंडोज। अब मैंने कहा पता नहीं भाई इस प्रोग्राम में होगा, मेरा रिसर्च पेपर है, मेरा रिसर्च पेपर है। तो हमने जाके देखा रिसर्च पेपर, जनाब ये सिनेबर, मुझे मालूम था कहाँ मिलेगा, वो सिनेबर इंस्टीट्यूट के वहां लगा हुआ है, उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ है। जब मैं इनकी वेबसाइट पे गया सिनेबर इंस्टीट्यूट की, उसके शुरू में सिनेबर इंस्टीट्यूट ने अपने आप को उससे अलग किया हुआ। तो कह रहे जी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं होता। और तो मतलब जिस इंस्टीट्यूट के आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जिसकी वेबसाइट पे आप कुछ छाप रहे हैं, वो कह रहा है मेरा इससे कोई लेना देना ही नहीं, आई डोंट वांट इट। ये आपकी स्कॉलरशिप है और आपने मुझे नैरेटिव है उसमें आप तमाम पेपर पढ़ लीजिए, इंडिया मस्ट डू दिस, इंडिया मस्ट डू दिस, इंडिया। भाई साहब आप क्या करेंगे ये भी बता दीजिए, क्योंकि ताली तो दो हाथों से बजती है। तो आपने इंडिया को तो बता दिया, इंडिया शुड भी नहीं। भाषा का कमाल ये है, लैंग्वेज का कमाल ये है कि इंडिया शुड नहीं, इंडिया कुड नहीं, इंडिया माइट नहीं ना, इंडिया मस्ट डू दिस। अब आप क्या करेंगे, ये कैसा नैरेटिव है और कौन, अब कोई भी पढ़ने लिखने वाला आदमी इस लैंग्वेज को सुनकर क्या जवाब देगा इस पे? मतलब आप अगर मैं कहूं शकील भाई मुझसे बात करनी है तो यू मस्ट वियर ब्लू शर्ट, क्या मतलब? यू सडनली फील भाई, जर्मन में कहावत होती है, कहावत क्या फ्रेज होती है, काइनर मुस मुसन, नोबडी मस्ट मस्ट, मस्त जैसा कुछ नहीं होता। तो वो मतलब क्यों आपको ये लैंग्वेज बोलनी है, बट ये हो रहा है। और आप देख लीजिए तमाम नैरेटिव, और जिस स्कॉलरशिप की बातें होती हैं, जिनको तमगा इम्तियाज दिया जाता है अपने नैरेटिव बनाने के लिए, आप जरा देखें तो सही कि उनका कोई रिसर्च पेपर तो होगा ना जो कहीं किसी जर्नल में छपता होगा। कोई रिसर्च पेपर आपको मिला है क्या? आई कुडंट फाइंड एनी। जी अच्छा महेश जी, मुझे यहाँ तक याद पड़ता है, मैं सुन रहा था नजम सेठी साहब को, तो उन्होंने न सिर्फ पहलगाम को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया, उन्होंने 7 अक्टूबर का जो हमास का हमला था इसराइल पे उसको भी फॉल्स फ्लैग कहा, और 9/11 को भी, टू द बेस्ट ऑफ माय रिकलेक्शन, उन्होंने 9/11 को भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा। और मैंने कुछ अर्सा पहले शमशाद अहमद खान साहब का इंटरव्यू किया, ही इज अ फॉर्मर एम्बेसडर एंड फॉरेन जी मैं जानता हूँ। जी जी जी। तो उसमें उन्होंने कहा यही बात ना कि ये जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं इंडिया में वो सब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे। और 9/11, मैं पूछने वाला था 9/11 के बारे में कि सर उसको भी बहुत से लोग फॉल्स फ्लैग कहते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि वो भी ना, वो भी जो था फॉल्स फ्लैग था और उसमें यहूदियों की इन्वॉल्वमेंट थी, ये भी उन्होंने कहा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो उस वक्त न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जिसको कहते हैं, वो न्यूयॉर्क में थे जब 9/11 हुआ। तो इसके बावजूद जो है ना वो ये कह रहे हैं कि वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो ये मुझे बड़ी हैरानी हुई। तो आपके यहाँ भी ऐसे हैं सीनियर लोग जो इस तरह के जो कंस्पिरेसी थ्योरीज पे यकीन रखते हैं, रिटायर्ड एम्बेसडर्स, रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरीज, प्रोफेसर्स? ये कुछ ज्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से। ये इतनी बड़ी डोज तो शायद हमारे यहाँ कोई भी ना दे जितनी बड़ी ये डोज है। मगर मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूँ कि हमारे यहाँ भी देखिए जो जर्नलिस्ट हैं वो हमारे यहाँ भी एक से कलाकार है। और फॉर एग्जाम्पल वो आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने लाहौर में पोर्ट में निकाल दिया था। तो वो ऐसे हमारे यहाँ भी है, मतलब मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ऐसे कलाकारों की हमारे यहाँ भी कमी नहीं है कि। और मजे की बात जानते हैं, मुझे अक्सर जो प्रॉब्लम नजर आती है मेरे अपने कंट्री के नैरेटिव में, कि अक्सर पाकिस्तान पर एक्सपर्टीज की बातें वो कर रहे होते हैं जिन्होंने शायद कभी पाकिस्तान में पैर नहीं रखा। वो आपको
यू नो अगर मैं आपसे तमाम अपनी नेशनैलिटी को और इन चीज़ों को अलग करके और मैं जस्ट एन इंडिविजुअल आपको अपना ओपिनियन दूँ, तो आई फाउंड इट एंड अ फैसिनेटिंग कंट्री, यू नो, पाकिस्तान। फैसिनेटिंग कंट्री इन द सेंस कि जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ वहाँ पर हैं सोसाइटी की, और जितनी यू नो, मैं वाइब्रेंसी नहीं कहूँगा, मैं प्लूरलिज्म नहीं कहूँगा बिल्कुल भी, जो कमल सिन्हा ने अपने इसमें कहा है, इस आर्टिकल में ओपनिंग द विंडोज में, कि जो वहाँ पे कह रहे हैं हमारी तो सोसाइटी बड़ी प्लूरलिस्टिक है। आई मीन इट साउंडेड लाइक अ जोक कि भला पाकिस्तान और टूरिज्म का आपस में क्या लेना देना है, तो या वाइब्रेंट कल्चरल वाइब्रेंट, आई डोंट नो। मैं आज सवेरे राव खुलासा साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई हमने तो सब कुछ एथनिसिटी के नाम पे शहरों को अपने बना दिया है, हमने हिंदुस्तान का मॉडल नहीं फॉलो किया, और अपने यहाँ पर सिंध है तो सिंधी हैं, पंजाब है तो पंजाबी हैं, और इस तरह से बेसिकली एथनिसिटी के नाम पर शायद अपने और स्टेट्स बना दिए। तो मगर ये आप देखिए कि इस मॉडल को अगर आप देखिए तो आप कहीं पहुंचते नहीं है ना, कहाँ पहुंचेंगे आप? तो सीरियसली मुझे लगता है कि somebody has to। अच्छा अभी आप देखिए ना, इवन अभी भी जो नैरेटिव की बात की जाए, पीछे आपके यहाँ बहस चल रही थी या शायद अभी भी चल रही है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। ऐसे पाकिस्तान ने पहले प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखा नहीं है या एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। मजे की बात क्या है कि इससे पहले का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें क्या खोया क्या पाया, इसको लेकर कोई एनालिसिस हो ही नहीं रहा है। आज की डेट में कोई बात नहीं कर रहा है, मगर ये पुश किया जा रहा है कि नहीं साहब प्रेसिडेंशियल सिस्टम आता है तो बड़ा अच्छा रहेगा। कौन बनेगा वो हम सब भी जानते हैं। तो नेरेटिव की प्रॉब्लम्स तो मुझे लगता है कि बहुत है, बशर्ते हाँ, मगर जो कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा था वो ये कि आप कराची में से गुजर जाइए तो कहीं आपको लिटरेचर फेस्टिवल होता हुआ नजर आ जाएगा, तो कहीं आपको गोलियां चलती हुई मिल जाएंगी। आपको एक ही शहर में जस्ट गुजरते गुजरते आपको पता नहीं बिल्कुल कंट्रास्टिंग किस्म के एक्सपेरिमेंट आपको होते नजर आ जाएंगे। सो आई फाइंड इट वेरी वेरी complex yet fascinating country, you know। I've had, you know, great learning to be in Pakistan। अच्छा महेश साहब ये बताइए कि पाकिस्तान में जो इंडिया के बारे में एक्सपर्टीज का लेवल है और इंडिया में जो पाकिस्तान पे एक्सपर्टीज का लेवल है उसको कैसे कंपेयर करते हैं, और इंडिया में कौन लोग हैं जो फुल टाइम पाकिस्तान को वॉच करते हैं, मॉनिटर करते हैं? कैन यू थिंक ऑफ सम नेम? बहुत जी जी श्योर। हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ सुशांत सरीन साहब हैं जो बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। देवसरे साहब हैं जो जिनकी पूरी किताब है पश्तून के ऊपर, पश्तून नाम से ही उनकी किताब है पूरी की पूरी, और बहुत पॉपुलर किताब है हमारे यहाँ, वो बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। ऐसे ही आप पाएंगे तो हमारे यहाँ इस तरह के बहुत लोग आपको मिल जाएंगे जो रियल फॉलो करते हैं। मतलब मैं जो लाउड माउथ जर्नलिस्ट हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, पर जो लोग सीरियसली फॉलो कर रहे हैं उनमें ये तो बहुत प्रोमिनेंट नाम है जो आपको गिना रहा हूँ, और दे आर एवरी डे ऑन चैनल्स जहाँ पे बात कर रहे हो। तिलक देवेश्वर जी को कैसे रेट करते हैं आप? ही इज अमेजिंग, एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग। उनकी जो राइटिंग है इज स्कॉलरली राइटिंग, मतलब आपको किताब देखनी चाहिए उनकी, जो उनकी बुक्स हैं यू शुड सी। अगर आप पास नहीं हो मैं आई ऑर्गेनाइज एंड सेंड इट टू यू ऑनेस्टली। आई हैव देम या। और पश्तून वाली किताब किसकी है आपने कहा? पश्तूनों पे जो किताब लिखी इन्हीं की है, देवसरे साहब की है। तिलक साहब की? हाँ। अच्छा ओके 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 ओके। अच्छा सुशांत सरीन के फादर, उनके जो वालिद साहब थे उनको भी मैं जानता था, एंड ही एक्चुअली स्टार्टेड दैट पब्लिक ओपिनियन ट्रेंड स्पॉट के नाम से। ही यूज्ड टू फॉलो जी पाकिस्तानी मीडिया को, और उनकी किताब है बड़ी अच्छी, जो इंटरव्यूज थे उस वक्त के जो पॉलिटिशियंस थे 80s के, इंडिया द पाकिस्तान फैक्टर उसका नाम है। और वो बड़े सीरियसली इंटरेस्टेड थे कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। मुझे उनकी एक स्पीच याद है इस्लामाबाद में एक होटल में, तो उन्होंने कहा था कि आप लोग क्यों टू नेशन थ्योरी की बार बार बात करते हैं, पाकिस्तान एक हकीकत है, पाकिस्तान को हम मानते हैं। और मैं जब इंडिया में एज अ लिबरल पर्सन जब मैं ये कहता हूं कि भाई इंडिया के मुसलमान हमारी कौम का हिस्सा हैं, दे आर इक्वल सिटीजन, दे शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, तो उस पे कहता है जो मुझसे एग्री नहीं करते लोग, वो ये कहते हैं कि जी फिर पाकिस्तान क्यों टू नेशन थ्योरी की बार बार बात करता है। तो उनकी रिक्वेस्ट ये थी पाकिस्तानियों से कि भाई टू नेशन थ्योरी से अब आपको कुछ हासिल नहीं होगा। और हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं, शरीफ उल मुजाहिद, प्रोफेसर शरीफ उल मुजाहिद, ही वाज अ डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर, जो हमारा इदारा है यूजीसी का सक्सेसर,
HEC कहते हैं उसको, हायर एजुकेशन कमीशन, जी जानता हूँ। उनके वो डिस्टिंग्विश प्रोफेसर थे और बहुत कम लोगों को ये रैंक मिलता है। और उनका बड़ा बड़ा काम था जिन्ना साहब पे, मुस्लिम लीग पे, फ्रीडम मूवमेंट पे। तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई 14 अगस्त 1947 के बाद कोई रेलेवेंस नहीं है टू नेशन थ्योरी की, वरना तो फिर पूछा जाएगा ना आपसे कि भाई पाकिस्तान में अगर अगर रिलीजन डिटरमिन करता है आपकी नेशनैलिटी या नेशनहुड को, हाउ मेनी नेशंस आर देयर इन पाकिस्तान। तो एक तरफ आप कहते हो कि पाकिस्तान में रहने वाले सब एक कौम से ताल्लुक रखते हैं, वो पाकिस्तानी कौम है। और जो जिन्ना साहब का मैसेज था 11 अगस्त वाली स्पीच का, 11 अगस्त वाला, ये हाँ, ये हमारे यहाँ बहुत कंफ्यूजन है। और बड़े बड़े प्रोफेसर जो हैं, दे आर नॉट इवन दे आर नॉट क्लियर कि भाई क्या आज अगर टू नेशन थ्योरी रेलेवेंट है, वैलिड है, तो फिर पाकिस्तान में रहने वाले नॉन मुस्लिम्स जो हैं 5-6 मिलियन तो हिंदू ही हैं, वो फिर किस कौम से ताल्लुक रखते हैं। इंडिया में रहने वाले मुसलमान वो किस कौम से ताल्लुक रखते हैं। सो पाकिस्तान नीड्स टू हैव क्लैरिटी अबाउट दीज थिंग्स। वेल, इस क्लैरिटी में जरा शकील भाई जोड़ लीजिए अभी भी जो जरदारी साहब ने बोला पीछे, अगर आपको वो याद हो। क्या आपने जरदारी साहब को नहीं सुना? जरदारी साहब ने पीछे बोला ना अपने इसी आई थिंक 14 अगस्त की स्पीच में या उसके आगे पीछे, जहां उन्होंने कहा कि जी बी टॉलरेट हिंदूज हियर। उन्होंने टॉलरेट का वर्ड इस्तेमाल किया। अच्छा जी, हाँ, तो आप क्या बात कहेंगे? मतलब जब कंट्री का प्रेसिडेंट जो है, जिसने कभी ईंट से ईंट बजाने की बात की थी और 2 साल तक भागा रहा था पाकिस्तान से, दुबई आके बैठ गया था, वो ये बात बोल रहा है। बट जरा सोचिए उन हिंदुओं की हालत क्या रही होगी। बल्कि मुझे तो याद है जब मैं वहां रुका था कराची में, तो मेरे पहुंचने के 1 घंटे बाद मुझे बहुत से लोग मिलने आ रहे थे। मैं हैरान हो रहा था कि ये लोग कौन है। वहां पहले से खबर थी कि कोई हिंदू आ रहा है इस होटल में इंडिया से। न जाने इनको मेरे बारे में कैसे पता लग गया था। तो मैंने बाद में पूछा भाई क्या हुआ, क्या जरूरत है। बोले कि साहब कुछ भी करो, हमें वीजा दिला दो यहाँ से। पता लगा वो वहां के सारे हिंदू थे जिनको सफाई कर्मचारी क्लीनिंग में रखा गया था। उनको बेसिकली यू नो टॉयलेट की सफाई में रखा गया था ना। एंड वो दैट वाज द टाइम व्हेन आई गॉट टू नो कि ओहो यहाँ तो ये सब भी होता है। और तब पता लगा, फिर मैंने जब चेक किया तो पता लगा ऑफिशियल मैंने एडवर्टाइजमेंट्स देखे कि भाई सिर्फ जो मुस्लिम्स हैं वही अप्लाई कर सकते हैं उस तरह की जॉब के लिए। आई मीन ये सब आप हमारे यहाँ पर नहीं कर सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल। जहां तक आपने नैरेटिव की बात की कि कौन लोग, तो ये मुझे लगता है कि ये जो जब इस तरह से बाहर निकल कर आती हैं तो फिर पाकिस्तान का नैरेटिव क्या बचेगा? मुझे बताइए कि भाई आप लिखने को किसी रिसर्च पेपर में लिख रहे हैं कि आप इंक्लूसिव प्लूरलिस्टिक सोसाइटी हैं और ये इंक्लूजन निकल कर आ रहा हो सामने। सो हाउ डू यू गो अबाउट इट? जी, हमारे एक चीफ जस्टिस थे, मेरा ख्याल है कोयटा के दौरे पे थे उस वक्त, तो उन्होंने टू नेशन थ्योरी की बात की थी और कहा था जी टू नेशन थ्योरी के मुताबिक एक मुसलमान एक कौम है और दूसरी जो कौम है मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। याद है मुझे। हाँ याद है मुझे। तो इसको कैसे लिया गया जी, तो इसको इंडिया में कैसे लिया गया इस स्टेटमेंट को? ऑनेस्टली मैं बताऊं आपको कि ये सिलसिला शायद मुंबई के बाद शुरू हुआ था शकील भाई। अब कोई सीरियसली लेता नहीं। वी नो व्हाट दे थिंक। इसका जो टूटन का जो सिलसिला है ना, टूटने का, बिखराव का इन रिश्तों के, वो मुंबई के बाद में शुरू हो चुका था। वो प्रोबेबली आखिरी अटेम्प्ट थी जब मोदी जी गए थे। और उस बात का कितना मजाक उड़ाया है आपके प्रोग्राम होने के बाद में, कमल सिंह ने उसका कितना मजाक उड़ाया है अभी 2-3 दिन पहले ही, कि पता नहीं एक बार आ गए हैं, वो आए ही सर्विस के लिए थे ताकि बाद में उसका एक्सक्यूज बना सकें, ड्रामेबाजी कर रहे थे। सब ड्रामा था, आई वॉश था। द विजिट वाज एन आई वॉश। मुशर्रफ का उनका क्या है, नवाज शरीफ का यहाँ पर जाना उनको इंटेंशनली बुलाया गया था बेइज्जत करने के लिए, ताकि बाद में दुनिया को बताया जा सके कि देखो जी हमने तो पीस की कोशिश नहीं की। इफ यू देखिए पोस्ट फैक्टो आपको नैरेटिव बनाना हो ना, तो आप हमेशा डॉट्स को जोड़ के कोई भी कहानियां बना सकते हैं। बट वाज इट टेकन दैट वे? आई मीन क्या पाकिस्तान के मीडिया में, मैं जानता हूं कुछ ने उस समय भी नेगेटिवली रिपोर्ट किया था, बट अगर आप ये मान लीजिए अटल बिहारी को तो अपना बड़ा अच्छा मानते हैं ना, अटल बिहारी को बड़ा अच्छा मानते हैं आपके यहाँ, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि जब वो मीनार पाकिस्तान गए थे, वहां तो आप राइटिंग में देख सकते हैं ना, लिख कर आए हैं कि हम लोग कि पाकिस्तान को हम एक्सेप्ट करते हैं एज अ नेबरिंग कंट्री। उसके बाद में मीनार पाकिस्तान को क्या धोया नहीं गया था
कि यहाँ काफिर आ गया है, ये भी तो एक सच्चाई है। तो यू नो अब मैं क्या करूं, अब आप खुद जानते हैं सारी बातों को। तो ये नैरेटिव हमने झेले है ना, तो जो बातें हुआ करती थी, उसके बाद देख लीजिए पानीपत हुआ, मोदी जाने के बाद में पानीपत हुआ। जब पानीपत हुआ उस समय पे नवाज शरीफ कहाँ थे, उसमें लंका के दौरे पे थे। वापस आते हुए आई थिंक वो प्लेन में थे या कहाँ से, उन्होंने कहा था जब एफआईआर दर्ज हुई थी, एफआईआर जो दर्ज हुई थी पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान ने दर्ज की, वो हिंदुस्तान ने रिक्वेस्ट की थी, वो खुद पाकिस्तान स्टेट ने दर्ज की है एफआईआर। और आप देखिए उसके लिए हमें उसके लिए हमने करवा दिया। पानीपत या पठानकोट, कहाँ की बात कर रहे हैं? पठानकोट, सॉरी पठानकोट, पठानकोट, बिल्कुल पठानकोट की बात है। सो वो आप देखिए उसका जो एफआईआर है उसकी आप देख लीजिए किसने कराई है। और उसके बाद में एक्यूज हमको किया जाता है कि साहब जो कुछ भी होता है वो सब इंडिया अपने ऊपर करवा लेता है। आपके आपने, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, मसूद साहब हैं वो, जिनके ऊपर जुर्माना किया था अपने यहाँ किसी कोर्ट ने, कुछ दिन जेल में लेके आए थे। मसूद साहब, क्या नाम था उनका, तो बड़े मशहूर एंकर है, ARY में हुआ करते थे पहले शुरू में, बड़े बुजुर्ग हैं। उनका फर्स्ट नेम दिमाग से निकल रहा है पर सेकंड नेम उनका मसूद है, और अभी भी आ रहा है, अभी भी टीवी आते रहते हैं। आप सोचिए वो 2010 से और 14-15 तक तो वो हर 6 महीने बाद कहते थे कि अगले 6 महीने में इंडिया न्यूक्लियर अटैक करने जा रहा है, एक छोटा बम मारेगा फिर वो लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब कर लीजिए बात। तो मतलब कमाल की चीजें होती रही है पाकिस्तान में, मैं क्या कहूँ, इस तरह की चीजें हमारे यहाँ नहीं होती, इस तरह से हमारे यहाँ नहीं हो सकती। एक एजुकेटेड बहस की स्पेस हमारे यहाँ बची रहती है हमेशा। अच्छा, आज चीमा साहब ने मेरा जो इंटरव्यू किया तो उसमें एक पॉइंट उन्होंने ये उठाया कि इंडिया इज अ रीजनल हेजेमॉन, तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट क्रिटिसिज्म? बड़ा आसान है, ये बहुत पुरानी कंप्लेंट है पाकिस्तान से। लेकिन होता क्या है कि शकील भाई, अगर हिंदुस्तान चुप होकर एक तरफ बैठ जाए, कुछ न बोले, तो क्या कहा जाता है, हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है, पहल करनी चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अच्छा जी, अब आप बड़ा दिल दिखाइए, कहिए कि नहीं हम ये करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, 2010 की बात ले लीजिए, मुंबई के ठीक 2 साल बाद, जब आपके यहाँ आई थिंक फ्लड आया था, हिंदुस्तान ने आपको रिलीफ दी, ऑफर की 5 मिलियन की, मना कर दिया गया कि नहीं साहब नहीं लेंगे। तो फिर यूएन ने कहा कि अरे भाई ले लो, तुम्हें जरूरत है। तो बोले अच्छा यूएन के जरिए भेजो। तो वो यकीन मानिए यूएन के जरिए 5 मिलियन की आ रही थी, लास्ट मिनट पर सोनिया गांधी ने इंटरवेन किया। हमारे यहाँ यूपीए की गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह की उस समय पे, सोनिया गांधी ने इंटरवेन किया और वो 25 मिलियन की गई। आप सोचिए मुंबई के बाद में हम ये हालतें कर रहे थे, ये पाकिस्तान में कोई किसी को बताएगा नहीं। वो 25 मिलियन की हेल्प यूएन के जरिए आपको भेजी गई। और देखिए कश्मीर में अर्थक्वेक आया था आपके यहाँ, आपको याद हो, हमने कहा कि इवैक्यूएशन में हम हेल्प कर देते हैं, इवैक्यूएट करने में लोगों को हम चॉपर्स भेज देते हैं। शर्त क्या लगा दी जानते हैं, चॉपर भेज दिए, उड़ाएंगे हमारे पायलट, मतलब हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान दे, पायलट आपके उड़ाएंगे। नहीं भेजा गया, ठीक है खुद ही करते हो बैठ के। मतलब हर बात पे याद कीजिए, बाजवा के टाइम पर जब जियो इकोनॉमिक्स की बातें हो रही थी, अफगानिस्तान के रास्ता मांगा जा रहा था बाबा के जरिए, और वो क्या कह रहे थे, आपके ट्रक आएंगे, वागा पे खड़े होंगे, हमारी लेबर उतारेगी, हमारे ट्रकों पे चढ़ाएगी, आगे जाकर फिर उतारेगी, फिर वहां से अफगानिस्तान की लेबर लेके जाएगी। ये लीजिए, ये तरीका काम करेगा, कौन करेगा। और फिर आखिर में जब वो एक्सेप्ट किया कि नहीं नहीं कर लो, तब तक हम बाहर ले चुके थे और पहली खेप जाने की तैयारी हो रही थी। तब आप इतना लेट होके आ रहे हैं तो क्या करेगा कोई। इस लड़ाई में तो लोगों को एक कमी है पाकिस्तान में, चीजों को क्रोनोलॉजिकली देखने की आदत नहीं है। वो आपको बीच में से दिखाएंगे हिंदुस्तान ने ये किया, ये नहीं बताएंगे। मैं आपको बताता हूँ एक और चीज, कि ये नहीं बताएंगे कि इससे पहले क्या हुआ या ये किसके फॉलोइंग हो रहा है। देख लीजिए आप, एक जमाने में डोवाल साहब ने किसी सेमिनार में ये कहा, इफ जैसे जी इफ देयर इज अनदर मुंबई यू विल लूज बलूचिस्तान, यही कहा था ना। अब ये जो इफ वाला इलाका है कि इफ देयर इज अनदर मुंबई, तो भाई मेरे मुझे ये तो बताओ
कि आप एक मुंबई करेंगे क्यों, और अगर आप एक मुंबई नहीं करेंगे तो कोई बलूचिस्तान के अलग होने की बात क्यों करेगा। लेकिन वो बड़ा कन्वीनियंटली पहले हिस्से को बहुत छोड़ देते हैं, बलूचिस्तान को अलग करने की बात की है डोवाल ने। इनफैक्ट आपके यहाँ के एक बड़े मशहूर एक्सपर्ट हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, जो कि अक्सर वो करते हैं, वो डोवाल बोलते हैं नहीं, वो डेविल बोलते हैं। कौन है वो? यार वो अमेरिका में एम्बेसडर रहे आपके, हिलाली हिलाली। तो ये है कि भाई हमने ना तो क्रोनोलॉजिकली देखना है और ना यूं देखना है। हिंदुस्तान नहीं करे तो हिंदुस्तान को करना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़े भाई की तरह बात करनी चाहिए, और जैसे ही वो करेगा कहेगा ये हेजेमोन हो रहा है, ये तो रीजनल हेजेमोन हो रहा है। आप जरा देखिए ना, आज भी जो बातें हुई हैं, मोहम्मद यूनुस के टाइम पर इंडिया ने क्या किया मोहम्मद यूनुस के टाइम भारत ने भाई। आप हिंदुओं को मार रहे थे, हमने उसमें प्रोटेस्ट किया था, तो क्या हिंदुओं का मरना वहां पर सही हो रहा था? जमात के लोग वहां पर जब मार रहे थे, उस मैसेकर पर अगर हमने आवाज उठा दी तो बुरा हो गया। हम आज तो नहीं उठा रहे हिंदुओं के लिए आवाज, आज तो नहीं उठा रहे, क्योंकि आज नहीं हो रहा है, सिर्फ उसी टाइम पे हमने क्यों उठाई? तो आई जस्ट डोंट नो, चीमा साहब को सच देखने की आदत नहीं है। मतलब इस चीमा साहब इज नॉट वन पर्सन, यू नो, ये पूरी पेडिग्री है पाकिस्तान में, जो एक खास किस्म के नैरेटिव को लेकर चलती है। और इसमें महेश जी कुछ लोग ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को MFN दिया 1996 में, और पाकिस्तान ने इरादा किया था 2011 में, उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, कैबिनेट ने फैसला किया जी हम देंगे, और उसके बाद फिर हाफिज सईद ने एक जुलूस निकाला था, माल रोड लाहौर से वाघा की तरफ गए थे, और उन्होंने चैलेंज किया था कि कोई माई का लाल जो है इंडिया को सबसे पसंदीदा कौम का दर्जा नहीं दे सकता। एक तो जो MFN है ना, एक्चुअली दिस इज अ वेरी मिसलीडिंग टर्म। ये हाँ, ये मोस्ट फेवर्ड नेशन होता नहीं है, पता नहीं किस बेवकूफ ने ये टर्म इजाद की, और इसको अमेरिका ने जब चाइना को ये दिया था ना MFN, तो उन्होंने इसको चेंज कर दिया था, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट या कुछ ऐसा उन्होंने कर लिया। तो हमारे यहाँ उर्दू अखबार जी, तो दिस इज द बेस्ट वे टू हैंडल इट एक्चुअली। तो उस पे जो है उन्होंने ये कर दिया कि जी कोई माई का लाल ऐसा नहीं कर सकता। और मेरा ख्याल है कि शेख रशीद वो भी उस जलसे में कहीं मौजूद थे उसमें, या उसके अलावा वो भी बड़े इंप्रेस हुए थे हाफिज सईद से। और मैं तो आपको याद दिलाऊं, याद कीजिए आप, रब्बानी साहिबा जो थी आपकी, जो फॉरेन मिनिस्टर थी उस टाइम पे, आई रिमेंबर उन्होंने बड़ा हार्ड वर्क किया था। हिना रब्बानी खान साहिबा, मैं उनके बाद उनके मैं रेस्टोरेंट में गया हूँ जो वहाँ पे है गुलमर्ग में, जो आपके यहाँ लाहौर में है, वहां मैं गया हूँ, बल्कि वो जहाँ वो पोलो खेलती है मैं वहां भी गया था लाहौर में देखने के लिए। तो ये जो उन्होंने बड़ी मेहनत की थी उस टाइम पर, मुझे अच्छे से याद है कि शी रियली वर्क हार्ड फॉर इट एट दैट टाइम। तो उनकी आज भी उनकी भी जबान बदल गई है अब तो, लेकिन हिना रब्बानी खान ने उस समय पर रियली बड़ा हार्ड वर्क किया था। अगर आप उनकी उस जमाने की कैबिनेट मीटिंग्स को देखिए, जो कैबिनेट नोट्स होते हैं, शी प्रोटेस्टेड वेरी हैवीली जब ये MFN की बात को मना किया गया था वहां। शी वाज द वन हु वाज फॉरेन मिनिस्टर एट दैट टाइम, एंड चीजें कि नहीं मैं वादा करके आई हूँ, लोगों को बोल कर आई हूँ, मैं कैसे इसको हम फेस करेंगे। बट दैट्स द हिना रब्बानी खान। I mean, I'm giving her credit despite the fact कि वो आज हमारे खिलाफ बोलती है, doesn't matter, but that time she was very positive and she really worked hard for it. अच्छा महेश जी, आज मैं एक देख रहा था वीडियो, हमारे यहाँ एक थिंक टैंक है जमाते इस्लामी का, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज, उन्होंने एक इंडिया पे एक सेमिनार किया, और उसमें मुझे देख के हैरत हुई कि जो नौजवान सुन रहे थे, जो क्वेश्चंस कर रहे थे, वो ज्यादा कॉन्सिलिएटरी थे इंडिया के बारे में, और जो स्टेज पे बैठे थे दे वर हार्ड लाइनर्स। और उनमें से एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब थे, एक रिटायर्ड एम्बेसडर थे जो अफगानिस्तान में भी रहे, उससे पहले जो है वो नेपाल में रहे, और वो कह रहे थे कि नेपाल में पाकिस्तान की बड़ी इज्जत है और इंडिया की जो है वहाँ इज्जत नहीं है, इंडिया के बहुत खिलाफ हैं लोग। और एक इंडियन एम्बेसडर, उन्होंने कहा एक इंडियन एम्बेसडर किसी जगह इनागुरेशन के लिए गए तो लोगों ने जूते फेंके और वो इनागुरेशन किए बगैर वापस चले गए। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ सर, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, उन्होंने ना तो इंडियन एम्बेसडर का नाम बताया होगा आपको, ना वो इवेंट बताया होगा। और ये भी उन्होंने कहा
कि इंडिया के तमाम नेबर्स के साथ खराब ताल्लुकात हैं। तालिबान खराब है, बिल्कुल। जी। अब मैं आपको क्या कहूँ, मतलब आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, डेटा देखने वाले आदमी हैं, मुझे बताइए, मालदीव में पिछले दिनों पानी खत्म हो गया था, पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर, किसने दिया, किसके पास हो गए? एक। श्रीलंका आईएमएफ के लोन में है, गारंटी किसने दे रखी है आईएमएफ को? फिर जरा ये देखिए कि अभी पिछले दिनों श्रीलंका की अपोजिशन ने कुछ भारत के खिलाफ कुछ उल्टा बोल दिया, सरकार उल्टे चढ़ गई उनके ऊपर कि हम उनके हजारों के नीचे हैं, भैया आप क्या बोल रहे हो? ये जो लोग पाकिस्तान में बोलते हैं ना, ये वही है। मणिपुर चल रहा है, छत्तीसगढ़ चल रहा है, पता नहीं मैं क्या कहूं, सब कुछ चल रहा है हिंदुस्तान में। और मजे की बात क्या है, पाकिस्तान इस समय दुनिया के सेंट्रल स्टेज पे आया हुआ है पिछले 2 साल से, जब से ट्रंप साहब आए हैं। मगर मुश्किल ये है कि जिन कंपनियों को ट्रंप साहब मना करते हैं कि आपको हिंदुस्तान नहीं जाना है, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ा देती हैं। पाकिस्तान से कंपनियां भाग रही हैं और एफडीआई को आ नहीं रही है। मुझे बता दो ये कौन सी तरह का सेंट्रल स्टेज में आना है, और अगर ये सेंट्रल स्टेज में आना है तो भाई किनारे में आदमी खड़ा हुआ ज्यादा अच्छा है। पाकिस्तान के सेंट्रल स्टेज में आने का क्या फायदा है अगर इकोनॉमिकली आपके यहाँ कोई तरक्की नहीं आती है, कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं आती है, कोई कंपनियां नहीं आती हैं, कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। सऊदी अरब कोई ले लीजिए ना, आपके मक्का तक में आया हुआ है। आज कमल चीमा ने शो किया है आपके बाद में, और उसमें वो क्या कह रहे हैं कि भाई कल को हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो गई ना, तो सऊदी अरब भारत को तेल नहीं देगा, हमको देगा। बेचारे सऊदी अरब को भी नहीं पता होगा मुझे ऐसा करना है। उनकी 50 बिलियन की यहाँ इन्वेस्टमेंट है, वो बेकार जाए, मगर कमर सीमा की कोई इज्जत रखने के लिए वो पाकिस्तान को सप्लाई करेंगे। और जरा कहां से करोगे ये नहीं बताया भाई। वो कराची पे पिछली बार भी 71 में जहाज खड़ा हो गया था और सप्लाई बंद हो गई थी, तो सऊदी अरब क्या उड़ के तुमको तेल भेजेगा? आई मीन जियोग्राफी ये देख लो। आई जस्ट डोंट नो व्हाट दीस गाइस टॉक। और हर बात उनके लिए सिग्निफिकेंट हो जाती है। ये भी बताते रहते हैं कि यू कैन नॉट अंडरएस्टिमेट दिस। आई मीन इट हैज बिकम अ जोक। द मैन हैज अ वोकैबुलरी ऑफ 150 वर्ड्स, दैट्स इट। एंड वो 150 वर्ड्स में ही सारा को दूर करते रहते हैं, और जब कुछ समझ नहीं आता पंजाबी उतर जाते हैं। Michael Kugelman is a well-known expert on South Asia in Washington DC. मेरे भी वो जानने वाले हैं, and people speak highly of him. मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था एक इंडियन चैनल पे, तो उनसे यही सवाल किया गया कि भाई अगर पाकिस्तान की इंडिया से लड़ाई होती है तो सऊदी अरब का रोल क्या होगा। तो उन्होंने कहा यार उनका रोल हो सकता है मीडिएशन का, वो ये कहेंगे कि भाई रिजॉल्व योर इश्यूज पीसफुली एंड थ्रू नेगोशिएशन, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल जी। आखिर में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग लतीफा सुनाऊं, एक जोक सुनाऊं कि हमारे एक टीवी चैनल पे ना हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं हारून रशीद साहब, वो बता रहे थे, दुनिया टीवी की बात है और मेरे ख्याल 2015 की बात है ये। उन्होंने कहा कि हाँ अब उस पे नहीं आते, किसी और पे हो शायद। तो कालम नवीस हैं, अच्छी उर्दू अच्छी लिखते हैं वो, तो आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज उर्दू। तो बहरहाल वो ये कहने लगे कि इंडिया की 40 रियासतों में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं। अच्छा, उस पे हबीब अकरम जो उनके साथ बैठे थे उन्होंने कहा हारून साहब 40 जिले होंगे, ये 40 डिस्ट्रिक्ट होंगे, 40 रियासतें नहीं होंगी। तो उस पर वो बड़े कॉन्फिडेंटली कहते हैं मेरा होमवर्क इतना भी खराब नहीं है। तो अब कौन उनको बताए कि इंडिया में उस वक्त जो थी टोटल 29 रियासतें थी, अब 28 हैं, इसलिए कि कश्मीर का जो स्टेटस है अब वो यूनियन टेरिटरी का है, वो स्टेट नहीं है। तो यही बताइएगा कि कश्मीर का जो स्टेटस है एज अ स्टेट कब तक बहाल हो जाएगा? व्हाट इज योर बेस्ट गेस? जल्दी तो मत करिए। आई डोंट थिंक इट्स हैपनिंग वेरी वेरी सून। दैट्स नॉट हैपनिंग। विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज वहां पर जो डिसीजंस होने हैं और जिनको अप्लाई होना है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अभी अपने हाथ में ही रखेगी। आई डोंट थिंक इट्स कमिंग एनी टाइम वेरी सून। मगर आपका जो लतीफा है उसके बदले में मैं आपको एक रियल टाइम इंसिडेंट, लतीफा तो नहीं था जो आपने सुनाया, लतीफा नहीं था, और मैं भी आपको लतीफा नहीं सुना रहा हूँ, लतीफा बन जरूर जाएगा। एक आपकी एंकर हुआ करती थी कोई 10-15 साल पहले, कटरीना हुसैन, शायद आप जानते हो। जी जी। कटरीना हुसैन, ये उस जमाने की बात है जो अफगानिस्तान में यू नो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ करती थी, यू नो अपने गनी से पहले की। तो
एक आपके यहाँ बड़ा जोक चलता था ना कि हिंदुस्तान ने वहां कॉन्सुलेट बना रखे हैं, 11 कॉन्सुलेट बना रखे हैं, 12 कॉन्सुलेट बना रखे हैं। तो बाय द वे उसमें दो बातें आपको बताना चाहूंगा, ये बड़ा गजब का अफगानिस्तान को लेकर आपके यहाँ बवाल चला है। तो पटरीना हुसैन के वो पैनल पे बैठे हुए थे, ये एंकर थी, तो उन्होंने कहा कि जी जनाब, आपने कहा वो मिलिट्री गई थे, वो रिटायर्ड जनाब, आपको पता ही आपके यहाँ पैनल बनते हैं कि जाने के। तो उनको कहा उन्होंने कि जी जनाब ये तो बताइए कि वो 11-12 जो कॉन्सुलेट है उनके नाम बताएंगे क्या? वो फंस गए, बोले आपने मुझे पहले नहीं बताया, मैं घर से लिख कर लाता, मुझे ऐसे कोई याद थोड़ी सारी बात आई गई होगी। बाद में मैंने कटरीना को फोन किया तो लाफिंग होने का, मैं यही चाहती थी कि वो बोले तो सही कौन से नाम है वहां क्या थे। अच्छा हुआ क्या, ये कंसुलेट वाला जो किस्सा है इसकी भी एक कहानी है। आपके यहाँ एक सज्जन है हमारे, बहुत जानकार है, बड़े प्यारे, इम्तियाज गुल साहब, वो भी थिंक टैंक चलाते हैं आपके शहर में जी। उनकी एक किताब है जो इंडिया से छपी हुई है, रोली बुक से, किताब का नाम मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है, मेरे पास पड़ी हुई है। जी जी। तो उसमें वो जिक्र करते हैं IC-814 के हाईजैकिंग का अफगानिस्तान में, काबुल में। वहां पर उनको मुलाकात होती है, हमारे एक ब्यूरोक्रेट थे उस जमाने के, जॉइंट सेक्रेटरी थे फॉरेन मिनिस्ट्री में, मिनिस्टर में, तो उनकी मुलाकात होती है और वो उस मुलाकात में उनसे बताते हैं कि जनाब ये जो कुछ आप हमारे साथ कर रहे हैं हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, बड़े मुल्क हैं, हमारी कैपेसिटी भी है, हम बर्दाश्त कर लेंगे। उस दिन से डरिए, कहीं हमने आपके साथ करना शुरू कर दिया तो आप क्या करेंगे। एज लक वुड हैव इट, वो बाद में उस IC-81 के बाद में अफगानिस्तान में इंडिया के एम्बेसडर थे। ये ठीक वही टाइम है जब उन्होंने कल्चरल सेंटर्स बनवाए थे जिनको पाकिस्तान में कॉन्सुलेट कहा गया। जी जी। तो ये रिकॉर्डेड है, ये बातें जो कही गई। जी, कॉन्सुलेट्स की जो तादाद है ना, ये 8-9 से शुरू हुई थी, फिर 14-15 हुई, फिर 20-25-30 हुई। लास्ट व्हेन आई रेड अबाउट इट वाज 65। नई बात जी, लाहौर का एक अखबार है नई बात, उसमें एक हाफिज साहब थे, वो कॉलम लिखा करते थे, तो उन्होंने कहा था कि 65 कौंसल खाने हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम, उनका मैंने एक दफा इंटरव्यू किया, वो बेनजीर भुट्टो के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे और स्टील मिल के भी वो चेयरमैन रहे। तो वो ये कह रहे थे, उन्होंने लिखा है नवाए वक्त में कि इंडिया के दर्जनों कौंसल खाने हैं, डजन्स ऑफ कॉन्सुलेट जस्ट अलोंग पाक अफगान बॉर्डर, यानी नॉर्थ की साइड को छोड़ के सिर्फ साउथ पे दर्जनों, डजन्स। तो मैंने उनसे इंटरव्यू किया और मैंने उनसे ये पूछा कि सर, मैंने इस पे थोड़ी सी रिसर्च की तो पता ये चला कि इंडिया के और पाकिस्तान दोनों के इंटरेस्टिंगली 4-4 कौंसल खाने हैं और उन्हीं शहरों में है, विच इज रादर रेयर। जी, 2 नॉर्थ में है, हेरात और मज़ार शरीफ, और 2 जो हैं साउथ में है, जलालाबाद और कंधार। तो उस पे वो कहने लगे कि बात आपकी दुरुस्त है, जो प्रॉपर कॉन्सुलेट्स है ना वो 4 ही हैं, बाकी जो है ना सैटेलाइट कॉन्सुलेट्स हैं। अब सैटेलाइट कॉन्सुलेट जो है, ये टर्म मैंने तो कभी नहीं सुनी थी, आपने सुनी है क्या? नहीं सुनी ना, कभी नहीं, नेवर नेवर। तो उन्होंने कहा कि वो जो है वो सैटेलाइट कॉन्सुलेट्स हैं। सो people are very inventive, they can invent new things, new terms. So any concluding thoughts, Mahesh ji? यही मुझे लगता है कंक्लूडिंग थॉट तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कंक्लूसिव जैसा कुछ भी नहीं होता। थिंग्स आर ऑलवेज ग्रोइंग एंड ग्रोइंग नेगेटिवली, सैडली विश दे वर पॉजिटिव बट नॉट। बट ऑनेस्टली लगता मुझे यही है कि शायद हम आई मीन आई जस्ट होप आई हैव प्रूव्ड रॉन्ग, बट शकील भाई आई थिंक वी मिस द ट्रेन। So you see no chance of a rapprochement between India and Pakistan? देखिए ना, rapprochement उस तरह का होता रहेगा कि जैसे हमारे OP शाह साहब हैं, वो जो बेचारे कोशिशें करते रहते हैं तो वो करते रहेंगे, बट उनको हमारी मिनिस्ट्री के लोग भी, मैंने सुना है, मुझे इनडायरेक्टली बताया गया है कि पिछले दिनों हमारी मिनिस्ट्री के लोग भी उनसे मिले हैं, उनको कहा गया कि नहीं, अपनी कोशिशें जो हैं आप अपने लेवल पे जारी रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बताते रहिए कि आप क्या कर रहे हैं, बट कंटिन्यू विद दैट। इतनी बात समझ में आती है। मगर आप देखिए ना कि छोटी से छोटी बात जो कहीं कोई मुलाकात हो जाए
कि भाई कोलंबो में मुलाकात हो गई, कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में अगर इंडिया पाकिस्तान की मुलाकात हो जाए, तो जो डिजायर है आप ये देखिए वो इतनी है कि 50 तरह की अटकलें लगने लग जाती हैं। मगर इसका जो डाउन साइड है उसकी वो ये कि आपके यहाँ एक फॉर्मर एंकर है, आजकल तो यूट्यूब पे बैठते हैं, हिंदुस्तान की एक कंपनी है, फिल्म कंपनी बॉलीवुड में, मैं अगेन नाम नहीं ले रहा हूँ जानबूझकर, वहां उनकी इन्वेस्टमेंट थी, उन्होंने पैसे बनाए यहाँ से। उस टाइम पर जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन बर्बाद थे, उनके वहां इन्वेस्टमेंट्स थी, यहाँ से पैसे बना रहे थे। और मुझे पता लगा था, यहाँ पर कुछ अथॉरिटीज को मैंने फिर इन्फॉर्म किया था, जिसके बाद उनकी वो इन्वेस्टमेंट यहाँ से खत्म हुई। बट ही वाज इन्वेस्टिंग इन अ बॉलीवुड कंपनी एंड नाउ दैट सॉरी मैं मुझे गाली नहीं करने वाली थी उनके लिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो ये कह रहे थे कि हमारी अभी लड़ाई चल रही है, अभी जब हम मुंबई पे कब्जा कर लेंगे, वहां से मैं फलानी फलानी एक्ट्रेसेस को उठा कर लाऊंगा, उनको लौंडी बनाऊंगा। ये वही है जिनका हवाई जहाज भी है, और जिनको वो एक आपके यहाँ की एक सोशल मीडिया की एक्टिविस्ट थी जो उनके जहाज पर चल गई थी, और आप समझ होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। सो ये सज्जन थे। अब आप सोचिए, बैठकर किसी एक्ट्रेस का नाम लेके कि मैं इनको वहां से उठाकर लाऊंगा, पाकिस्तान में लाऊंगा, लौंडिया बनाऊंगा, ये आप रिलेशंस की बात करते हैं? रिलेशंस ठीक होंगे ऐसे लोगों से? You know, once you hear it, you switched off. आप immediately switch off कर देते हैं कि यार they are not normal people. Such people cannot be normal. किन लोगों की बस्ती की बात कर रहे हैं हम? ये इंसानों की बस्ती तो नहीं हो सकती ना, जहां इस किस्म की बातें करते हैं लोग। जी महेश जी, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो इस तरह के एंकर हैं, वो इस तरह की बात उन्होंने की थी और उन पे कोई प्रेशर नहीं पड़ा उनके कोलीग्स का, किसी और का, कि भाई यू शुड रिकैंट दिस रिमार्क, ये ठीक सर बात हंस रहे नहीं थे, है। जी साथ में बैठे हुए लोग हंस रहे थे। जी, उन्होंने हमारे यहाँ की एक मिस यूनिवर्स के बारे में ये कहा कि मुशर्रफ ने उसको बुलाया था और वो गॉड नोज व्हाट एंड व्हाट नॉट, दुबई में जाकर उनकी मुलाकातें हुई, तो न कोई प्रूफ है, किसी का भी नाम ले लो, इंडिया पाकिस्तान का मामला है, कौन किसी को क्या क्या करेगा, न कोई डिफेमेशन हो सकती है, ना किसी के खिलाफ कुछ हो सकता है। बट जस्ट बिकॉज यू वांट टू हैव अ शो, आपको 4 व्यू चाहिए, आप हमारे यहाँ की एक खातून का जनाजा निकाल रहे हैं। तो मेरे मन में जब मैं पाकिस्तान के बारे में सोचता हूँ, मेरी तस्वीर आती है कि भला ऐसे लोगों से कैसे कोई रिश्ते बना सकता है और क्यों बनाएगा, क्योंकि दिल में तो आप यही लेकर बैठे हुए हैं ना अपने। जी महेश जी, बिलाशुबा इस तरह के लोग हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि देर आर आल्सो पीपल ऑफ गुड विल इन बोथ कंट्रीज। तो लेट्स होप कि बेटर सेंस विल प्रिवेल और हम जो है अमन के रास्ते पे, खुशहाली के रास्ते पे चल पड़े, जिससे दोनों मुल्कों के अवाम का फायदा हो और हम एक दूसरे की तबाही ना चाहें, एक दूसरे का फायदा चाहें। तो थैंक यू वेरी मच। ऐसा ही होना चाहिए। सो शुक्रिया आपका, आपने याद किया।